लास्ट क्लास में कॉस्टिंग में इंट्रोडक्शन अपन ने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले अपन ने एक टर्म यूज़ किया था, कॉस्ट। क्या होता है कॉस्ट? दो तरह की कॉस्ट होती है। एक तो होती है एक्चुअल कॉस्ट, एक होती है नॉशनल कॉस्ट। तो जो भी हम लोग बिजनेस में आउटसाइडर रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उनके लिए जो भी अपन पेमेंट कर रहे हैं वो सब अपने लिए क्या है? एक्चुअल कॉस्ट है। और जो अपन ओन रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो अपने को इनकम का लॉस होता है वो अपने लिए क्या है? नॉशनल कॉस्ट है। फिर उसके बाद अपन ने बात की थी कॉस्टिंग जो है वो बेसिकली क्या है? कॉस्ट कैलकुलेशन का एक टेक्निक होता है, उसको हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का क्या होता है? कॉस्टिंग सिस्टम होता है। तो जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, और सर्विस कॉस्टिंग होता है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग है जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद अपन ने बात की थी, क्या बात की थी? कॉस्ट एलिमेंट्स। लास्ट वही बात कर रहे थे। हेडिंग डालो, कॉस्ट एलिमेंट्स। हेलो, यहाँ तो आ रही है यार। कॉस्ट में अगर अपन बात करें तो क्या क्या लिखा था अपन ने? जनरली जो भी कॉस्ट है ना, अपन उसको क्या कर सकते हैं? तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लिखो, मटेरियल कॉस्ट, और लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट। बेटा आ रही है इधर, तो तुम्हारे इधर कोई इशू है? बाकी को भी नहीं आ रही क्या? ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। अब मटेरियल में जो मटेरियल प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? हाँ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और जो अदर देन प्रोडक्शन कहीं यूज़ होगा उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? जो वर्कर फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में क्या है? डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनको जो भी हम लोग वेजेस पे कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है? बोलो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उनके अलावा जो भी वर्कर्स को आप पे कर रहे हो वो सब क्या है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। और एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? लिखो,
दैट पार्ट ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट, सोच के लिखना, दैट पार्ट ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट which is used in production of finished goods, that part of total material cost which is used in production of finished goods, or in other words, which can be identified in finished goods, which can be identified in finished goods. Which can be identified in finished goods. समझ गए? अरे समझ गए क्या? जो कुल मिला के फिनिश गुड्स में लग जाए, जिसको मैं फिनिश गुड्स में क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई रेडीमेड गारमेंट्स में क्लोथ्स, या फर्नीचर में वुड, या टॉयज़ में प्लास्टिक, ये सब जो फिनिश गुड्स में यूटिलाइज हुआ है वो सब आपके लिए क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. जैसे एग्जांपल में लिख लो, वुड इन फर्नीचर, wood in furniture, cloth in ready-made garments, cloth in ready-made garments. ठीक है. सेकेंड लिखो, indirect material cost. That part of material cost which is used क्या लिखोगे? That part of material cost which is used other than production. That part of material cost which is used other than production is known as indirect material cost. Is known as indirect material cost. For example, material used in repairs, material used in repairs. और क्या लिख सकते हैं? Material used in administrative, selling and distribution department. Material used in administrative, selling and distribution department. अब थोड़ा सा सोच के बता दो कि क्या डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल अलग अलग होता है या वही होता है? मतलब डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल सेम मटेरियल होता है या अलग अलग मटेरियल होता है? होता सेम ही है, बस वो जो यूटिलाइजेशन है वो डिसाइड करता है कि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे चार्ज करना है वह, या उसको इनडायरेक्टली प्रोडक्ट पे चार्ज करना है. तो होता तो वही है. अब जैसे अब वुड है तो वुड ही है ना, उसमें जो फर्नीचर में यूटिलाइज हो गई वो डायरेक्ट मटेरियल है, और जो अदर देन फर्नीचर मेकिंग कहीं पे यूज़ हुई तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है. अब क्लोथ है, ठीक है, तो जो क्लोथ रेडीमेड गारमेंट्स बनाने में यूटिलाइज हो गया वो डायरेक्ट मटेरियल है.
और जो ऐसे फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट हो गया या कहीं और किसी पर्पज़ में यूटिलाइज हो गया तो वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो जो डायरेक्ट है वो तो सिंपली प्रोडक्ट पे चार्ज होता है, और जो इनडायरेक्ट है वो कॉमनली सब में डिवाइड होके फिर क्या होता है, चार्ज होता है। भाई खर्चा तो कोई भी हो, चार्ज तो प्रोडक्ट पे होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट पे चार्ज करोगे वही कस्टमर से रिकवर कर पाओगे। थर्ड लिखो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उन लोगों का सैलरी और वेजेस जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनका जो सैलरी वेजेस है वो आपके लिए क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और बाकी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका जो सैलरी वेजेस है वो सब क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि एक ही कैटेगरी के वर्कर्स का जो वेजेस है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। जो वर्कर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ मशीनें वर्क कर रही है वहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं, लिखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वेजेस और सैलरी पेड टू wages or salary paid to workers involve wages or salary paid to workers involve in, क्या लिखोगे, involve in production of finished goods। ठीक है, एग्जाम्पल में तो सिर्फ एक ही चीज़ लिख सकते हैं, वेजेस ऑफ वर्कर्स वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वेजेस ऑफ वर्कर्स वर्क इन wages of workers work in प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब जैसे फर्नीचर के केस में अगर अपन बात करें तो कारपेंटर का जो वेजेस है वो डायरेक्ट वेजेस है। अपन अगर क्लोथ स्टिचिंग में बात करें तो हाँ, जो टेलर का जो वेजेस है वो आपके लिए क्या है, डायरेक्ट वेजेस है। ऐसा। नेक्स्ट लिखो, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। wages and salary of wages and salary of other workers and employees। wages and salary of other workers, employees and officer is known as indirect labor cost or employee cost। is known as indirect labor cost or employee cost।
जैसे सुपरवाइज़र सैलरी, सुपरवाइज़र सैलरी, मैनेजर सैलरी, सुपरवाइज़र सैलरी, मैनेजर सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरी, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हो गए इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस मटेरियल और लेबर को छोड़कर कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट या जॉब के लिए हो, वो आपके लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। लिखो, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर, all expenses other than material and labor which are incur all expenses other than material and labor which are incurred for a specific job or for a specific job or product is known as direct expense, is known as direct expense, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस इज ऑल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस इज ऑल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंस, उनको चार्जेबल एक्सपेंस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। अब रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन पे करोगे तो क्या होगा? पर यूनिट पे करोगे या लमसम पे करोगे? पर यूनिट पे करेंगे, तो पर यूनिट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह से मशीन हायर चार्जेस, machine hire charges for a specific job, machine hire charges for a specific job और tools, tools डाइस का नाम सुना है? मोल्ड्स होते हैं ना, मोल्ड्स, मोल्ड्स का नाम भी नहीं सुना? घर पे आइसक्रीम बनाते हो? कैसे बनाते हो? वो सब ठीक है, दूध वूध वूध सब ठीक है, फ्रीज़र इधर भी ठीक है, क्या करते हो? किसी न में तो डालते हो ना, तो वो क्या है वो जिसमें डालते हो? मोल्ड्स है। आइस क्यूब्स जमाते हो ना, वो जो ट्रे है वो क्या है? वो मोल्ड्स ही तो हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। तो अब मान लो किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई टूल्स या मोल्ड्स अपने को बनाने हैं, तो वो भी अपने लिए क्या हो गया? एक तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया।
मतलब सोचने का तरीका क्या है, कोई भी एक्सपेंस जो अदर देन मटेरियल या अदर देन लेबर हो, जिसको अपन पर यूनिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई पर यूनिट इतना हो रहा है, या एक स्पेसिफिक जॉब के लिए हो रहा है। तो कोई भी स्पेसिफिक जॉब के लिए अपने को क्या करना पड़ा, कोई टूल्स, या अगर अपने को क्या कोई मोल्ड बनाना पड़ा, तो फिर वो सब उसका जो एक्सपेंस है वो भी आपके लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो क्या लिख सकते हैं, टूल्स एंड, बोलो, टूल्स एंड मोल्ड्स मेकिंग एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होंगे, all expense other than material, other than labor, and other than direct expense is known as indirect expense. All expenses all expense other than material, labor, and direct expense. All expenses other than material, labor, and direct expense is known as indirect expense, common expense. जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, repairs and maintenance, क्या क्या लिखा, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, लुब्रिकेंट्स एंड ऑयल्स। लुब्रिकेंट्स क्या होता है, मशीन को स्मूथली रन करने के लिए जो अपन यूज़ करते हैं ना, ग्रीस वगैरह वो सब। लुब्रिकेंट्स एंड ऑयल, इंश्योरेंस, डेप्रीसिएशन, ये सब एक्सपेंस अपन ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए हो रहे हैं या एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हो रहे हैं। ये सब क्या है, कॉमन एक्सपेंस है, जो कॉमनली क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। Sum of direct material, direct labor and direct expense is known as, क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। Sum of direct material, direct labor and direct expense is known as prime cost. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, एक और स्टेटमेंट, सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। Sum of indirect material, indirect labor and indirect expense is known as, क्या बोलते हैं, overheads. Is known as overheads. ठीक है, अभी हेडिंग डालो नेक्स्ट, ओवरहेड्स।
ओवरहेड्स, ठीक है, डाला हेडिंग ओवरहेड्स, हेडिंग डाला ओवरहेड। क्या होता है ओवरहेड्स? जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना उनके सम को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं। और ओवरहेड्स को करना क्या अपने को पता है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उसमें डिवाइड करना है, ठीक है। लिखो ओवरहेड्स में एक बार फिर से लिखो, सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सम ऑफ ऑल, sum of all indirect expense is known as sum of all indirect expense is known as overheads। फिर से लिखो एक बार, ओवरहेड इक्वल्स टू इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड इक्वल्स टू इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अभी मान लो जो मटेरियल इनडायरेक्टली यूज हुआ है, या जो लेबर इनडायरेक्टली पेमेंट हुआ है, या जो एक्सपेंस इनडायरेक्टली इनकर हुए हैं, इन सब का सम 1 लाख है। अब क्या करोगे इस 1 लाख का? इनको जो टोटल यूनिट्स है ना उसमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो अपने को पता चल जाएगा कि पर यूनिट अपन ने कितना एक्सपेंस किया, यही हुआ ना। अब लफड़ा क्या होता है पता है कि दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है सेल। अब मैंने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की और उसमें से 8,000 यूनिट सेल की। अब बताओ 10 से डिवाइड करोगे या 8 से डिवाइड करोगे? 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब जैसे अपने बोला इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो प्रोडक्शन के अलावा कहीं और यूटिलाइज हो जाए। अब जैसे मैंने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, अब इतना तो तुम समझते ही हो कि फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब ये सेलिंग एक्सपेंस है, पता है क्या? तो सेलिंग एक्सपेंस है तो उतनी यूनिट्स में डिवाइड होना चाहिए ना जितनी यूनिट तुमने सेल की। अरे सेलिंग एक्सपेंस का रिलेशन किससे है? सेल से है ना। तो सेलिंग एक्सपेंस तो उतनी यूनिट में डिवाइड होने चाहिए ना जितनी यूनिट तुमने क्या की है? सेल की है। बोलो भाई। अब जैसे कैरीज आउटवर्ड हो गया, चलो अब ये जो कैरीज आउटवर्ड है ये तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया, जैसे कैरीज आउटवर्ड हो गया। अब कैरीज आउटवर्ड क्या होता है? गुड्स को कस्टमर तक डिलीवर करने का जो एक्सपेंस है वो क्या है? कैरीज आउटवर्ड है। तो कैरीज आउटवर्ड तो उतनी यूनिट पे हुआ होगा ना जितनी यूनिट तुमने क्या की है? सेल की है। या जितनी यूनिट तुमने प्रोड्यूस की है? सेल की है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि जो कॉमन एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो कॉमन एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस में डिवाइड होना चाहिए, और जो कॉमन एक्सपेंस सेल से रिलेटेड है वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड होना चाहिए। बोलो यार। या सारे एक्सपेंस को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दोगे? भाई कॉमन एक्सपेंस है, पर एक्सपेंस डिवाइड तो उन्हीं पे होगा ना जिनके लिए वो एक्सपेंस क्या हुआ है। अब जैसे मान लो आपने रेंट पे किया, अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का रेंट पे किया, और एक आपने क्या होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेंट पे किया। देखो रेंट दोनों केस में बात करें तो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेंट है और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का रेंट है। तो
जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेंट है वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे चार्ज होना चाहिए, और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का रेंट है वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे चार्ज होना चाहिए। तो अब अपने को आगे क्या समझना है ये बताओ। ये तो समझ में आ गया कि चलो ठीक है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या जॉब पे क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो डिवाइड होते हैं। अब लफड़ा क्या है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेंस है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉमन एक्सपेंस है वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे डिवाइड होंगे, और जो सेल्स से रिलेटेड कॉमन एक्सपेंस है वो नंबर ऑफ यूनिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरहेड्स को एक्टिविटी वाइज डिवाइड करना पड़ेगा कि कितना ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड और कितना ओवरहेड सेल्स से रिलेटेड है। बोलो। अब मशीन का डेप्रीसिएशन है, अब बताओ मशीन का डेप्रीसिएशन क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसका रिलेशन किससे, प्रोडक्शन से। वहीं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में एक वैन यूज होती है, व्हीकल। अब उसका डेप्रीसिएशन का रिलेशन तो उनसे है ना जो नंबर ऑफ यूनिट क्या हुई है, सोल्ड भी है। हाँ, तो अपने को ओवरहेड्स को डिवाइड करना है कि कौन सा खर्चा प्रोडक्शन से रिलेटेड है और कौन सा खर्चा सेल्स से रिलेटेड है। तो उसके लिए अपन ओवरहेड्स को क्या करते हैं, फंक्शनल बेस पे डिवाइड करते हैं। किसके बेस पे, फंक्शनल बेस पे। तो जितने भी ओवरहेड्स हैं उनको फंक्शनल बेस पे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब क्या लफड़ा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मतलब जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, सुन रहे हो। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है उनका क्या करोगे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस में डिवाइड करेंगे। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं उनको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे डिवाइड करेंगे। अब रह गया कौन तुम्हारा, एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में होता क्या है, ऑफिस वर्क होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, डायरेक्टर्स बैठते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती है, मैनेजर्स वहीं बैठते हैं, यही होता है ना। तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए होते हैं। समझे क्या बोला, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए होते हैं, और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होते हैं जिनका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और एक होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है ना, वो तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस में डिवाइड होते हैं, और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे चार्ज होते हैं। 2 ही चीज़ें, प्रोडक्शन और सेल, बाकी तो कुछ है ही नहीं। कुल मिला के खर्चा क्या करना है, प्रोडक्शन और सेल में डिवाइड करना है। बोलो। अब मान लो क्लास में, यहाँ पे अगर क्लास में अगर 200 स्टूडेंट्स हो और कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की जाए, उसमें से अगर 150 स्टूडेंट्स आए, तो बताओ क्लास का एक्सपेंस कितने पे डिवाइड होना चाहिए, 150। क्लास का एक्सपेंस डिवाइड होना चाहिए 200 पे, और पार्टी का एक्सपेंस डिवाइड होना चाहिए 150। क्या बोला मैंने, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 200, और पार्टी में कितने आते हैं 150। तो क्लास के एक्सपेंस को 200 पे डिवाइड करो, और पार्टी के एक्सपेंस को 200 पे थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं। तो जो एक्सपेंस जिससे रिलेटेड होगा उसी में डिवाइड होगा ना। भाई कॉमन एक्सपेंस है, पर हुआ तो या तो प्रोडक्शन पे हुआ या सेल पे हुआ। तो जो कॉमन एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड है उनको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे चार्ज करना पड़ेगा, और जो कॉमन एक्सपेंस किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, तो उसको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे चार्ज करना पड़ेगा।
अब ऐसा थोड़ा ना सारा एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, बताओ डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि पर यूनिट कितना है। एडवर्टाइजमेंट कोई पर यूनिट होता है क्या, कि इतनी यूनिट सेल करोगे तो इतना एडवर्टाइजमेंट खर्चा होगा? तो उसका रिलेशन प्रोडक्शन से या सेल से है? सेल से है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे चार्ज होना चाहिए ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ओवरहेड्स को क्या होता है, जितना भी कॉमन एक्सपेंस है ना उसको फंक्शनल बेस पे डिवाइड करना पड़ता है कि भाई कौन सा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे डिवाइड होगा। कौन सा एक्सपेंस सेलिंग से रिलेटेड है, वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे डिवाइड होगा। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे चार्ज होंगे। और जो जनरल है, जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो सब सेलिंग पे चार्ज होते हैं। समझ में आया? तो क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये खर्चा, ताकि अगर ऐसा डिवाइडेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा डिवाइडेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अरे ऐसा फंक्शनल बेस पे डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर वो तो सारा खर्चा फिर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे चार्ज हो जाएगा या फिर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे हो जाएगा। तो गलत है ना वो, तो फिर कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है टेक्निकली वो। समझे क्या? लिखो। Overheads can be classified. Overheads can be classified first on functional basis. Overheads can be classified first on functional basis. Second, on the basis of variability. On the basis of variability. मतलब प्रैक्टिकली बात करूं तो, बाकी थियोरेटिकली तो कंट्रोलेबिलिटी के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, पर ठीक है प्रैक्टिकली बात करें तो ओवरहेड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। फर्स्ट लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। Classification of overheads on the basis of classification of overheads on the basis of function. First, फैक्ट्री ओवरहेड या इसको वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। फैक्ट्री या वर्क्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब मुझे बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या आएगा? बोलो। रेंट ऑफ मशीनरी। ओवरहेड्स क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या हुआ?
indirect material used in factory, indirect labor of factory और indirect expense of factory. अब जैसे मान लो कोई मटेरियल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में यूज होता है, अगर कोई मटेरियल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में यूज होता है तो बताओ क्या वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? अरे बोलो ना रे। तो अगर कोई मटेरियल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में यूज हुआ तो क्या वो इनडायरेक्ट मटेरियल है? अब वो कहाँ यूज हुआ? अब है कहाँ यूज हुआ? फैक्ट्री में हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव में हुआ, सेलिंग में हुआ, कहाँ पे हुआ? तो फैक्ट्री में हो तो फैक्ट्री ओवरहेड हुआ ना। क्या पोइटो के जैसे होंगरे हो रहे? तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या हुआ? मटेरियल इनडायरेक्टली यूज इन फैक्ट्री या लेबर, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब रेंट है, रेंट क्या है? अब फैक्ट्री का रेंट क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का रेंट क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम क्या डायरेक्ट मटेरियल है? हाँ, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स है ना इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जो अगर फैक्ट्री से रिलेटेड पेमेंट करे तो फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, और सेलिंग से रिलेटेड है तो सेलिंग है। तो ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल यूज इन फैक्ट्री, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री। अब मान लो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हाँ वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फर्नीचर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। हाँ, और इसी तरह से डेप्रिसिएशन ऑफ वो जो व्हीकल्स की बात कर रहे थे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बोलो क्यों डिवाइड किया इनको? ये ताकि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कॉमन एक्सपेंस है वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे चार्ज हो, और जो सेल से रिलेटेड है वो नंबर ऑफ यूनिट सेल पे, क्योंकि प्रोडक्शन और सेल अलग अलग रहता है ना अपना। तो क्या लिखोगे? फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड हेडिंग डाल लो। हो गया? एग्जाम्पल बताओ इसका। मटेरियल यूज इन, बोलो, रिपेयर्स इन फैक्ट्री, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। बताओ। हाँ, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी।
factory watchman and cleaner salary, helper salary, factory manager salary, factory supervisor salary, helpers and cleaner salary of factory. और ये बताओ, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, depreciation on machinery, factory rent, factory insurance, depreciation of machinery, factory electricity, power, fuel, lubricants and oil, lubricants on oils, or factory repairs and maintenance. अरे आया क्या? नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. क्या होगा? क्या लिखूं बताओ? इनडायरेक्ट मटेरियल यूज इन, indirect labor cost of administrative department, or indirect expense of अब अगर कोई भी मटेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में यूज़ हुआ अदर देन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो सिर्फ फैक्ट्री में ही हो रहा है वैसे भी. अब यहाँ क्या आएगा तुम्हारा? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. समझ गए क्या? वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स जो भी काम कर रहे हैं, सुन रहे हो क्या? उन सब का यहाँ पे आ गया. बाकी वही रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रीसिएशन जो किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है. लिखोगे या समझ गए? अरे समझ गए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सॉरी. Selling and distribution overheads. इसमें क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल, फ्री सैंपल, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और
इसमें क्या लिख सकते हैं? सैलरी ऑफ सेल्समैन। सही है। और इसमें क्या लिख सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट आ गया, कैरीज आउटवर्ड आ गया। डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल यूज इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। बाकी तो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी जो उसके हैं, इंश्योरेंस वगैरह वो सब है ही है वो तो। आया समझ में? आ गया समझ में? नेक्स्ट लिखो। ये तो अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्यों डिवाइड किया समझा सकते हो क्या अपने को? फंक्शनल बेस पे क्यों डिवाइड किया? ताकि प्रोडक्शन पे कितना चार्ज करना है और सेल पे कितना चार्ज करना है वो अपने को पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ classification of overheads on the basis of variability. Classification of overheads on the basis of variability. अब वेरिएबिलिटी में क्या होता है? कुछ एक्सपेंस क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, और कुछ एक्सपेंस क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। जैसे सेल्समैन्स कमीशन 10% ऑन सेल, या सेल्समैन कमीशन 10 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड। अब बताओ, पहले तो ये बताओ ये ओवरहेड्स है या नहीं है? ओवरहेड्स है, बोलो। 100% ओवरहेड्स है ना। पर अब इस केस में क्या होगा कि अगर ये ओवरहेड, अगर अपन बोल रहे हैं कि 10 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड, तो फिर बोलो। पहली चीज़ तो ये कि इसको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा इसको क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट पे चार्ज कर सकता हूँ कि भाई 10 रुपये पर यूनिट हो रही है। दूसरी चीज़, अगर मुझे जैसे कभी कभी अपने को कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है कि भाई कितना खर्चा होगा, तो अगर सेल्समैन कमीशन 10 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 100 यूनिट सेल करेगा तो 1000 होगा, 1000 यूनिट सेल करेगा तो 10,000 होगा, 10,000 यूनिट सेल करेगा तो 1 लाख होगा। लेकिन अगर मान लो सेल्समैन की सैलरी फिक्स है 50,000 रुपये, फिर फिक्स हो गया ना। मतलब 1 यूनिट सेल करेगा तो भी 50,000, और 50,000 यूनिट सेल करेगा तो भी 50,000। तो अपने को कभी कभी क्या होता है, टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ती है कि अगर मैं 10,000 यूनिट बना के बेचूंगा तो मेरी कितनी कॉस्ट होगी। तो वेरिएबल का ट्रीटमेंट क्या होता है? वेरिएबल वो यूनिट पे वेरी करता है, तो मुझे उसको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो फिक्स है वो टोटल में सेम है, उसको टोटल में कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि वेरिएबल ओवरहेड्स को कैसे ट्रीट करते हैं और
फिक्स ओवरहेड को कैसे ट्रीट करते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी अगर अपन बात करें, जैसे होता है फिक्स ओवरहेड, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड्स, एक होता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, एक होता है सेमी फिक्स्ड ओवरहेड। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली जब भी काम लोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी ओवरहेड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स। लिखो, on the basis of variability overheads can be classified in following 4 categories. On the basis of variability overheads can be classified in following 4 categories. First, क्या था? फिक्स ओवरहेड। फर्स्ट फिक्स ओवरहेड। सेकेंड, बोलो, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड। थर्ड, सेमी वेरिएबल। और फोर्थ, सेमी फिक्स। फर्स्ट हेडिंग डालो, क्या लिखा है? फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड, देखो, अगर जैसे अपन ने, मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम्हारे लिए जैसे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो होटल में हम लोगों ने बात की, तो जैसे एक तो हो गया डिनर चार्ज पर स्टूडेंट 500, और एक और क्या था? ग्राउंड रेंट। हाँ, डीजे चार्ज या ग्राउंड रेंट 5,000 रुपये बताए थे। अब आप मुझे बताओ कि ये जो डीजे चार्जेस हैं या जो ग्राउंड रेंट है 5,000 रुपीज़, ये क्या है? ये फिक्स रहेगा या पर स्टूडेंट वेरी करेगा? हाँ, फिक्स ही रहेगा ना। अरे यार, फिक्स ही रहेगा ना। क्या वहाँ जाके क्या करना है? ग्राउंड का कितना भाड़ा बोला उसने? 5,000। तो एक बच्चा है तो भी 5,000, 10 बच्चा है तो भी 5,000, 5,000 बच्चा है तो भी 5,000 ना। हाँ, तो अगर इन टोटलिटी बात करूं तो इन टोटल में वो क्या है? फिक्स है। पर वो पर स्टूडेंट तो वेरी करेगा ना भाई। एक बच्चा आया तो 5,000 पर स्टूडेंट हो गया, 10 स्टूडेंट्स आए तो 500 पर स्टूडेंट, 100 आए तो 50,000 आए तो 5 रुपीज़। तो अगर यूं देखा जाए तो देखने का नजरिया है, वो होने में फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। देखो टोटल में कितना है? फिक्स है ना। अरे टोटल में क्या है? फिक्स है, जबकि पर यूनिट क्या कर रहा है? वो वेरी कर रहा है। टोटल में फिक्स है, पर यूनिट क्या कर रहा है? वो वेरी कर रहा है ना, या नहीं कर रहा है? हाँ, तो इसका जो नामकरण संस्कार हुआ है वो किसके बेस पे हुआ है? इसका जो नाम है वो किसके बेस पे? टोटल के बेस पे या पर यूनिट के बेस पे? टोटल के बेस पे। वरना होने में तो ये वेरिएबल भी हो सकता था, क्योंकि पर यूनिट क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। अरे आया क्या? तो फिक्स ओवरहेड क्या होता है? ऐसा ओवरहेड जो इन टोटल क्या हो? फिक्स हो, पर वो पर यूनिट क्या करता है? वेरी करता है।
मतलब अगर मैं उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंट करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो ये मेरी प्रोडक्शन सेल यूनिट्स हो गई और इधर अपना ओवरहेड हो गया। तो ऐसा ओवरहेड जो इन टोटल क्या रहता है, ऐसा ओवरहेड जो इन टोटल फिक्स है, मतलब मैं चाहे 0 यूनिट बनाऊं चाहे 5,000 यूनिट बनाऊं, इन टोटल वो क्या है, फिक्स है। लेकिन तुमको पता चल रहा है पर यूनिट ऐसे ट्रेवल करेगा, कैसे, डाउनवर्ड ट्रेड में जाएगा ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पर यूनिट क्या होगा, कम होता जाएगा। क्यों, डिवाइड ज्यादा में होगा ना। तो जैसे ज्यादा में डिवाइड होगा तो पार्ट छोटा होता जाएगा। अभी तुम्हारे सेंस में बात करूं, कोई खर्चा अगर 2 फ्रेंड डिवाइड करते हैं और कोई एक्सपेंस अगर 4 फ्रेंड्स डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पर हेड पोर्शन बढ़ेगा या कम होगा, कम हो जाएगा। समझे क्या। तो फिक्स ओवरहेड क्या होता है, फिक्स ओवरहेड क्या होता है, ऐसा एक्सपेंसेस जो इन टोटल क्या है, फिक्स है। वो पर यूनिट क्या करते हैं, वेरी करता है, पर इसका जो नाम है वो क्या है, फिक्स है। समझ में आया। और वहीं अगर मैं बात करूं वेरिएबल ओवरहेड्स, अब वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर अपन बोलें कि सेल्समैन कमीशन इज 10 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, या सुपरवाइजर सुपरवाइजर सैलरी इज 10 रुपीज पर यूनिट प्रोड्यूस, सुपरवाइजर सैलरी इज 10 रुपीज पर यूनिट प्रोड्यूस। अब बताओ, 1 यूनिट प्रोड्यूस होगा तो 10, 10 यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो 100, 100 हुआ तो 1000, 1000 हुआ तो 10,000, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई तो 1 लाख। अब यूं देखा जाए तो 10 रुपए फिक्स है, पर इन टोटलिटी वो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं, ऐसे ओवरहेड जो टोटल में क्या करते हैं, वेरी करते हैं, जिसका रिलेशन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से होता है, वो वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं, जो टोटल में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अब अगर मैं वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करूं, तो वेरिएबल ओवरहेड्स में जैसे नीचे अगर अपन प्रोडक्शन यूनिट ले लें और इधर अपन ओवरहेड्स ले लें, क्या होगा बताओ, वो ये वेरिएबल ओवरहेड ऐसे जाएगा। अगर 0 यूनिट बनेगी तो 0, और जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये ओवरहेड भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये उस केस में ये क्या था, टोटल फिक्स ओवरहेड, और ये क्या था, फिक्स ओवरहेड पर यूनिट। ये क्या है, टोटल वेरिएबल ओवरहेड। और ये क्या है, अब जैसे 10 रुपीज है तो ये 10 रुपये हो गया। कितनी भी यूनिट बने पर यूनिट तो 10 ही रहेगा ना। भाई तुम एक भी यूनिट नहीं बनाओगे तो भी कहने को तो ही बोलेंगे ना कि पर यूनिट कितना है, 10 है। 1000 यूनिट बनाओगे तो भी पर यूनिट 10 है, पर वो इन टोटल क्या करेगा, वेरी करेगा। फिक्स ओवरहेड क्या होता है, फिक्स ओवरहेड ऐसा ओवरहेड जो इन टोटल क्या होता है, फिक्स होता है, उसका नेचर है। तो नेचर के बेस, टोटलिटी में जो नेचर है उसके बेस पे इनका नाम पड़ा हुआ है। समझ में आया। तो फिक्स ओवरहेड मतलब ऐसा ओवरहेड जो इन टोटल हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। हम्म। और वेरिएबल ओवरहेड जो इन टोटलिटी क्या करता है, वेरी करता है। फिक्स ओवरहेड का नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से कोई रिलेशन नहीं है, जबकि वेरिएबल ओवरहेड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के प्रपोर्शन में चेंज होते हैं। बोलो, लिखो, फिक्स ओवरहेड।
those overheads, those overheads which remains fixed in total, those overheads remains which remains fixed in total. जैसे क्या लिख सकते हो? रेंट, बोलो यार। सही है। ये डायग्राम बना लो। अच्छा, इसके नीचे लिख लो एक बार। एक लाइन और क्या लिख सकते हैं? इसका प्रोडक्शन और सेल से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन there is no relation between number of unit produced oblique sold with fixed overhead. नो रिलेशन मतलब कोई ऐसा प्रपोर्शनेट रिलेशन नहीं है उसमें। ये डायग्राम बना सकते हो समझने के लिए। हो गया? हो गया? चलो एक बात बताओ, फिक्स ओवरहेड 5000, if production is 1000 unit, find out fixed overhead if production is 2000 unit. क्या जवाब होगा? फिक्स ओवरहेड 5000 if प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट। अगर 1000 यूनिट बनाते हैं तो हमारा फिक्स ओवरहेड कितना होता है? 5000। अब अपना क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 2000 यूनिट बनाऊंगा तो मेरा फिक्स ओवरहेड कितना होगा? ओके 5000, ये इजी था। सेकंड, फिक्स ओवरहेड पर यूनिट इज 10 if
1000 units produce. Find out total fixed overhead if 2000 units produce. Fixed overhead per unit is 10 if 1000 units are produced. मतलब 1000 यूनिट बनाते हैं तब पर यूनिट कितना है, 10 है. And we are asking find out total fixed overhead if 2000 units were produced. 2000 यूनिट बनाओगे तो टोटल फिक्स ओवरहेड कितना होगा, 10,000. क्योंकि आपने पर यूनिट कैसे निकाला होगा, फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय प्रोडक्शन किया होगा. बोलो. अब ये पर यूनिट 10 तब है जब मेरा प्रोडक्शन कितना होता है, 1000. क्योंकि फिक्स ओवरहेड तो पर यूनिट वेरी करता है ना, वो तो टोटल में फिक्स है. तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो टोटल फिक्स ओवरहेड है, टोटल फिक्स ओवरहेड कितना हुआ, 10. क्योंकि जो 1000 यूनिट बनाने पे फिक्स ओवरहेड हो रहा है वही 2000 यूनिट बनाने पे होगा ना. बोलो. आया समझ में. तो ये अपने को ट्रीट करना आना चाहिए कि भाई टोटल जो फिक्स ओवरहेड है वो इन टोटलिटी हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है. नेक्स्ट देखो वेरिएबल ओवरहेड्स. क्या लिखा, वेरिएबल ओवरहेड. सोच के लिखना. दोज ओवरहेड्स those overheads बताओ, which vary in the proportion of those overheads which vary in the proportion of number of unit क्या लिखा, those overheads which vary in the proportion of number of unit produced or sold is known as variable overhead. Is known as variable overhead. नेचर क्या होता है वेरिएबल ओवरहेड का, वेरिएबल ओवरहेड का नेचर क्या है, इन टोटल वेरिएबल और पर यूनिट फिक्स. इसके नीचे लिखो नेचर ऑफ वेरिएबल ओवरहेड. नेचर ऑफ वेरिएबल ओवरहेड. क्या लिखना है, इन टोटल, इन टोटल. बोलो. और पर यूनिट फिक्स. तो देखने का नज़रिया है, वो वेरिएबल भी होते हैं और होने में तो फिक्स भी होते हैं, पर वो जो उनका नेम जो है वो बेसिकली टोटलिटी से रिलेटेड है. फिक्स ओवरहेड है तो जो टोटल में फिक्स होता है वो फिक्स है. वेरिएबल मतलब जो टोटल में वेरी करता है वो वेरिएबल है.
अरे आया क्या? ऐसा बना सकते हो। अरे हो गया, बोलो। अभी एक बात बताओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं तुमको बोलूं कि प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स एंड ओवर इट 10,000, बताओ फिक्स है वेरिएबल है? अगर प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स है और ओवर इट 10,000 है, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ना, कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वो फिक्स है वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि प्रोडक्शन 2000 है, तो ये फिक्स है। तो इसका मतलब जो ओवरहेड्स इन टोटलिटी सेम है दो प्रोडक्शन लेवल पे, इसका मतलब वो क्या है? और अगर मैं इसको यहां लिख दूं कि 20,000, तो वेरिएबल है। क्योंकि पर यूनिट यहां भी 10 है और पर यूनिट यहां भी कितना है? 10 है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेस्ट एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रखो, सेल्समैन कमीशन 10 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। अब वो 10 रुपये पर यूनिट सोल्ड है तो 10 रुपये पर यूनिट सोल्ड ही रहेगा ना वो तो अगर आप पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हो और पर यूनिट सेम आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? वेरिएबल हुआ ना। बोलो यार। और अब अगर मैं बोलूं कि 1000 यूनिट बनाने पे 10,000 और 2000 यूनिट बनाने पे 12,000, अब बताओ क्या ये फिक्स है? अरे क्या ये फिक्स है क्या? नहीं है ना। फिक्स है क्या ये? तो वेरिएबल है। वेरिएबल यहां देखो, अगर मैं पर यूनिट कैलकुलेट करूं तो 10 आता है और यहां पर यूनिट कितना है? 6 है। तो ये खर्चा ना तो फिक्स है ना वेरिएबल है, ये क्या है? सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल मतलब सेमी वेरिएबल है, मतलब कुछ पार्ट इसके अंदर क्या है? वेरिएबल है और कुछ पार्ट क्या है? फिक्स है। अब कॉस्टिंग में क्या होता है? सेमी वेरिएबल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अपने को सेमी वेरिएबल को डिवाइड करना पड़ता है। सेमी वेरिएबल को अपने को डिवाइड करना पड़ता है किसके अंदर? फिक्स और वेरिएबल के अंदर। ठीक है। जैसे अपनी लाइफ में भी बहुत सारे एक्सपेंस जो है ना, अपनी इर्द गिर्द की लाइफ में भी बहुत सारे एक्सपेंस सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है। जैसे बेस्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो ना फिक्स है ना 100% वेरिएबल है। फिक्स होता तो हर महीने सेम आ रहा होता, हाँ। और वेरिएबल होता तो जितनी यूनिट कंज्यूम करते उसके प्रोपोर्शन में आता। जबकि इलेक्ट्रिसिटी में बात करूं ना, देखो सबसे पहले तो मीटर रेंट फिक्स है उसके अंदर।
फिर कुछ जगह ऐसा है कि 100 यूनिट्स तक कंज्यूम करोगे तो फ्री है, उसके ऊपर कंज्यूम करोगे तो अलग अलग पे, अलग अलग स्लैब पे अलग अलग रेट है। चलो मान लो रेट भी सेम होती है, पर ठीक है, मीटर रेंट तो फिक्स है ना, और उसके ऊपर आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो उसका भाड़ा आ रहा है। बोलो। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो यूनिट बढ़ने से क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहां पे देखो ना, क्या वेरिएबल है? 1000 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ाने से खर्चा क्या हो गया? 2000 बढ़ गया। कहाँ कम हो गया? 10 से 12,000 हो गया। 1000 यूनिट से 2000 यूनिट, मतलब 1000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई, तो तुम्हारा एक्सपेंस कितना एक्स्ट्रा हुआ? 2000। तो थोड़ी अक्कल लगाओ ना, जो वेरिएबल है वही चेंज होगा ना। तो इससे पता चलता है क्या कि 2000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है 1000 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का। इसका मतलब वेरिएबल पर यूनिट कितना? 2 ही हुआ ना। 2 रुपए पर यूनिट क्या है? वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 यूनिट इंटू 2 करूं तो इसमें से 2000 वेरिएबल है और बाकी 8000 क्या है? फिक्स है। या मैं ऐसा इसमें भी कर सकता हूं, 2 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल है, तो 2000 यूनिट्स पे कितना वेरिएबल हुआ? 4000। इसका मतलब फिक्स कितना हुआ? 8000। अब मुझे कोई पूछे कि बताओ 3000 यूनिट बनाओगे तो कितना एक्सपेंस होगा, तो वेरिएबल एट द रेट ऑफ 2 के हिसाब से 6000, और फिक्स तो फिक्स ही रहेगा 8000। इसका मतलब कितना होगा? 14000। तो अगर दो डिफरेंट प्रोडक्शन और सेल लेवल पे ओवरहेड्स दिए हुए हों, दो डिफरेंट प्रोडक्शन और सेल लेवल पे ओवरहेड्स दिए हुए हैं, तो वी कैन आइडेंटिफाई कि वो फिक्स है या वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। अच्छा चलो, अगर आपको बोला जाए प्रोडक्शन और ओवरहेड्स 2000 यूनिट्स और 5000 यूनिट्स, यहाँ ओवरहेड 20,000 है और यहाँ ओवरहेड 50,000 है। चलो ये तो पता चल रहा है कि ये फिक्स नहीं है। अब ये वेरिएबल है या नहीं उसके लिए पर यूनिट निकाल के देख लो। यहाँ पर यूनिट कितना है? 10, और यहाँ भी पर यूनिट 10 है। इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल है। और अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ 29,000, अब ये तो पता चल रहा है कि ये फिक्स नहीं है। अब वेरिएबल है या नहीं उसके लिए पर यूनिट निकाल के देख लो। तो यहाँ पे आ रहा है 10 रुपीज़ पर यूनिट समथिंग, यहाँ पे कुछ 6 रुपये समथिंग कुछ आ रहा है। इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं है। तो क्या है ये? सेमी वेरिएबल है। और थोड़ी सी अक्कल लगाओ, 3000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने से 9000 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ। जो वेरिएबल है वही चेंज होगा ना। तो इसका मतलब 9000 ओवरहेड्स बढ़ गया 3000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पे। इसका मतलब 3 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल है। बोलो। तो 20,000 के अंदर कितना वेरिएबल है? 6000। 14,000 फिक्स है। और इसी तरह से मैं ये भी कह सकता हूं कि 29,000 के अंदर 5,000 इंटू 3 15,000 वेरिएबल है। इसका मतलब 14,000 क्या है? फिक्स है। तो सेमी वेरिएबल क्या होता है? ऐसा ओवरहेड जो ना तो टोटल में फिक्स है और ना वेरिएबल है। तो हम लोग बोलते हैं कि वो ओवरहेड्स क्या होते हैं? सेमी वेरिएबल होते हैं। तो अपना टेलीफोन बिल भी सेमी वेरिएबल होता है। घर का जो लैंडलाइन बिल होता है एक फिक्स उसमें महीने का आता है। अब पूरे महीने अगर तुम उस टेलीफोन बिल को यूज़ नहीं करोगे तो क्या लगता है? बिल ज़ीरो आएगा? मिनिमम 400 आएगा ना फिक्स तो। बोलो। तो टेलीफोन बिल जो है वो सेमी वेरिएबल का एक्सपेंस अपना एक एग्जांपल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना एक सेमी वेरिएबल का एग्जांपल है। समझ में आया? लिखो।
those overheads which are those overheads which are neither those overheads which are neither bolo fixed nor variable. Is known as is known as semi variable overheads. ठीक है, नेक्स्ट साइंस से लिखो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स semi variable overheads are divided between variable overheads and fixed overhead. Are divided between variable overhead and fixed overhead. स्टेप नंबर 1 क्या करोगे बताओ. सबसे पहले क्या किया जो अभी तक अपन ने पढ़ा. फाइंड आउट वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट. फाइंड आउट वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट. फॉर्मूला बताओ. बोलो बोलो बोलो. चेंज इन ओवरहेड्स डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स. सही है क्या. अरे जम रहा है. चेंज इन ओवरहेड्स डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स. Step number 2. Find out total fixed overhead. कैसे निकालोगे. Total fixed overhead equals to total semi variable overheads minus बताओ total variable overhead. कैसे निकालोगे total variable overhead. प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट.
अरे आया क्या? एक एग्जांपल लिखो। प्रोडक्शन यूनिट्स। जितना कॉमन सेंस लगाओगे बेटर है। हम्म। हम्म। गुड। ठीक है। वेरिएबल पर यूनिट क्या लिखते हो? चेंज इन ओवरहेड डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। ठीक है। चेंज इन ओवरहेड कितना है? डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स 200। 5 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल है। साफ दिखता है ना यार। 200 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने से 1000 एक्सपेंस बढ़ गया, इसका मतलब वेरिएबल तो पर यूनिट 5 ही हुआ ना। अब टोटल फिक्स ओवरहेड निकालना है, तो आप 10,000 माइनस क्या करो, 1000 यूनिट इंटू 5 कितना आएगा? और एक तरीका और है, 11,000 अपने को गिवन है, 1200 इंटू 5, तो 6,000 वेरिएबल हो गया 11 में से, तो 5,000 फिक्स हो गया। नहीं आया? एक और लिखो। कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट।
ठीक है, सही एकदम। देखो इसमें क्या करना है, तुम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, या तुम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, और या चाहो तो तुम इन इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। मतलब कोई भी दो लेवल कंपेयर हो जाएंगे, कोई भी दो लेवल, भले आपकी इच्छा हो तो कंपेयर करो। तो अगर अपन कैलकुलेट करें वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, तो चेंज इन ओवरहेड अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो 15,000 डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स 1500, तो 10 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल है। और रही बात फिक्स ओवरहेड की, तो आप 10,000 के ओवरहेड में से 500 इंटू 10, तो 5,000 रुपीज़ फिक्स है, किसी पे भी निकाल सकते हो। आया क्या?